दोस्तों आपका स्वागत है आपकी इस जीएस की क्लास में, जिसमें आपको यूपी स्पेशल यानी यूपी पुलिस के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जीएस के हैं वो आपको यहां पर देखने को मिलेंगे। तो चलिए इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। बने रहिए हमारे चैनल एसके किंग एजुकेशन पर। तो ठीक है, यहाँ पर आप पहला क्वेश्चन यहाँ पर देख सकते हैं कि दिया गया है कि बिरजू महाराज का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है। किसका? तो बिरजू महाराज का। तो बिरजू महाराज का जो संबंध यहाँ पर पूछा जा रहा है कि किस शास्त्रीय नृत्य से है, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कत्थक से, क्योंकि कत्थक से ही बिरजू महाराज जो है वो संबंध है। ठीक है ना। यहाँ पर अगर हम पूछें कि मणिपुरी जो शास्त्रीय नृत्य है वो कहाँ का है, तो मणिपुरी जो शास्त्रीय नृत्य है वो मणिपुर का है। और यहीं पर अगर हम भरतनाट्यम की बात करें तो ये कहाँ का है? ये तमिलनाडु का है। कहाँ का है? तमिलनाडु का है। और यहीं पर अगर हम कथकली की बात करें कि कथकली यहाँ पर किसका है, ये कथकली जो है वो किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है, तो ये जो है वो आंध्र प्रदेश का है। किसका है भाई? आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। ठीक है ना। तो अगला क्वेश्चन यहाँ पर देख सकते हैं आप। दूसरा क्वेश्चन दिया गया है, भारत के किस राज्य में सर्वाधिक साक्षरता दर है। ये आपके 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें आपको अपना आंसर कमेंट में बताना है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, केरल में। क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर? ऑप्शन नंबर ए, केरल में हो जाएगा। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर दिया गया है तीसरा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा कि ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी। कॉमन सा क्वेश्चन है, ज़्यादातर एग्जामों में पूछा जाता है कि ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राजा राममोहन राय। राजा राममोहन राय आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। यहीं पर अगर हम एक क्वेश्चन और पूछे कि राजा राममोहन राय जो थे उनको राजा की उपाधि जो है वो किसने दी थी, तो राजा राममोहन राय को राजा की उपाधि जो है वो किसने दी थी, तो वो दी थी अकबर द्वितीय ने। किसने दी थी? अकबर द्वितीय ने राजा की उपाधि दी थी। किसने दी थी? तो अकबर द्वितीय ने राजा की उपाधि दी थी। किसे? तो राजा राममोहन राय को। ठीक है ना। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं, उत्तर प्रदेश राज्य में कौन सा जनपद तेल रिफाइनरी के लिए प्रसिद्ध है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पर आपको ज़्यादातर परीक्षाओं में ये क्वेश्चन देखने को मिलता है और मोस्टली जो यूपी की परीक्षाएं हैं उसमें ये क्वेश्चन ज़्यादातर आता है। तो यहाँ पर आप इस क्वेश्चन को भी देख कर जाइएगा कि तेल रिफाइनरीज के लिए प्रसिद्ध है कौन सा जो जनपद है यूपी का। ठीक है ना। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जो मथुरा है ना वो आपका जो है तेल रिफाइनरीज के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं। यहाँ पर आपका अगला क्वेश्चन दिया गया है कि मुद्रा का तात्पर्य क्या है। मुद्रा का क्या तात्पर्य होता है। यहाँ पर आपके सामने 4 ऑप्शन दिए गए हैं, यहाँ पर आपको अपना आंसर कमेंट में बताना है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मूल्य का मापन जो होता है वो मुद्रा का तात्पर्य होता है। मतलब मुद्रा का क्या तात्पर्य होता है, तो मूल्य का मापक। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है छठा, कि किस मुगल शासक के आदेश पर सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव जी को मार दिया गया था। ठीक है ना। किस मुगल शासक के आदेश पर सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव जी को मार दिया गया था। यहाँ पर आपके सामने 4 ऑप्शन दिए गए हैं, ये सभी मुगल शासक हैं, अकबर, शाहजहां, औरंगजेब, जहांगीर। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जहांगीर। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा जहांगीर। ठीक है ना। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं 7वां क्वेश्चन, कि भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है। भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है। यहाँ पर आपके सामने 4 ऑप्शन दिए गए हैं, यहाँ पर अपना आंसर आप कमेंट में हमें बता सकते हैं। यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 29 अगस्त, 29 अगस्त को जो है राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं 8वां, कि सर्वाधिक प्राचीन पुराण कौन सा है। सर्वाधिक प्राचीन पुराण कौन सा है। इसमें आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, मत्स्य पुराण, विष्णु पुराण, नारद पुराण और वामन पुराण। तो सर्वाधिक प्राचीन जो पुराण है ना वो मत्स्य पुराण है। कौन सा है? मत्स्य पुराण है। अगर हम यहीं पर एक दूसरा क्वेश्चन पूछें आपसे कि सबसे प्राचीन वेद कौन सा है। सबसे प्राचीन वेदों की संख्या 4 होती, कितनी होती? 4 होती। और सबसे प्राचीन वेद कौन सा है, तो वो ऋग्वेद होता है। क्या होता है? ऋग्वेद होता है। ठीक है ना। ऋग्वेद होता है। वहीं पर अगर यहाँ पर अगर क्वेश्चन आ जाए कि प्राचीन पुराण कौन सा है, सर्वाधिक प्राचीन पुराण कौन सा है, तो मत्स्य पुराण है। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं। यहाँ पर आपके सामने दिख रहा होगा 9वां क्वेश्चन, कि सारे जहां से अच्छा हिंदोसिता हमारा के रचयिता कौन थे। मतलब ये जो सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा जो लिखा था वो किन्हें लिखा था, किस व्यक्ति ने लिखा था। आपके सामने 4 आंसर दिए गए हैं, जैसे कि रविन्द्रनाथ टैगोर हैं, मोहम्मद इकबाल है, महात्मा गांधी है, CR दास है। तो सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा के रचयिता कौन है, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मोहम्मद इकबाल। कौन है? मोहम्मद इकबाल, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं 10वां क्वेश्चन। ये आपको दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है। यहाँ पर आपको लास्ट में जरूर यहाँ पर देखना है कि लास्ट में कभी कभी पूछता है कि सही है
और कभी कभी पूछता है कि सही नहीं है। तो यहाँ पर आपको गौर करना है क्वेश्चन पे। और ये इस टाइप के जो क्वेश्चन है ना, वो आपको परीक्षा में 1 से 2 क्वेश्चन आपको ज़रूरी देखने को मिलेंगे, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन ज़्यादातर अब परीक्षाओं में पूछे जाने लगे हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर पूछा है सही नहीं है, ठीक है ना। तो बड़ा इमामबाड़ा जो लखनऊ में, ठीक है, बिल्कुल सही है, बड़ा इमामबाड़ा लखनऊ में ही है। निशात बाग कहाँ पर, जम्मू कश्मीर में, ठीक है, जम्मू कश्मीर में ही है। फिरोज शाह कोटला दिल्ली में है, बिल्कुल सही है, फिरोज शाह कोटला जो है वो दिल्ली में ही है। हुमायूं का मकबरा इलाहाबाद में, नहीं, हुमायूं का मकबरा दिल्ली में। कितना कहाँ है, तो हुमायूं का मतलब हुमायूं का मकबरा जो है वो दिल्ली में, दिल्ली में है, ठीक है ना। तो ये गलत हो जाएगा। और यही पूछा है कि कौन सा सही नहीं है, तो डी ऑप्शन सही नहीं है, इसका आंसर आपका डी हो जाएगा, ठीक है ना। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 11वां क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि चंद्रप्रभा मिरगबन, चंद्रप्रभा मिरगबन भारत के किस राज्य में स्थित है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपका कि चंद्रप्रभा मिरगबन जो है भारत के किस राज्य में स्थित है। यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए उत्तर प्रदेश। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए उत्तर प्रदेश, यूपी में। यूपी में क्या है, चंद्रप्रभा मिरगबन जो है स्थित है। चंद्रप्रभा मिरगबन भारत के किस राज्य में स्थित है, तो उत्तर प्रदेश में, ठीक है ना। अर्जुन पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है। यहाँ पर ये कॉमन सा क्वेश्चन है, ज़्यादातर एसएससी परीक्षाओं में या अन्य परीक्षाओं में भी पूछा जाता है कि अर्जुन पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, खेल कूद। क्या हो जाएगा, खेल कूद आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि अर्जुन पुरस्कार जो है वो खेल कूद से संबंधित है, ठीक है ना। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर आपका 13वां क्वेश्चन दिया गया है कि भारत में भारत कोकिला के नाम से किसे जाना जाता है। भारत कोकिला के नाम से किसे जाना जाता है, या कहें कि भारत कोकिला किसे कहते हैं, या भारत कोकिला के नाम से किसे जानते हैं। तो यहाँ पर आपके सामने 4 ऑप्शन दिए गए हैं, लता मंगेशकर को, इंदिरा गांधी को, या सरोजिनी नायडू को, या पीटी उषा को। तो भारत कोकिला जो है ना, वो सरोजिनी नायडू को कहते हैं। क्या कहते हैं, सरोजिनी नायडू को भारत कोकिला कहते हैं, ठीक है ना। भारत कोकिला किसे कहते हैं, तो सरोजिनी नायडू कहते हैं, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर कि भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन है। यहाँ पर दिया गया है कि भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे, ठीक है ना। यहाँ पर आपके सामने 4 ऑप्शन दिए गए हैं, जैसे कि आप अपना आंसर ये कमेंट में भी बता सकते हैं, ठीक है ना। डॉक्टर जाकिर हुसैन, या डॉक्टर एस राधाकृष्णन, या श्री बीबी गिरी, या श्री वी.डी. जत्ती। इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, डॉक्टर एस राधाकृष्णन, क्योंकि भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति जो हैं वो डॉक्टर एस राधाकृष्णन ही थे, ठीक है ना। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर आपका 15वां क्वेश्चन दिया गया है कि भारत के राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसको संबोधित करते हैं। भारत के जो राष्ट्रपति होते हैं ना, वो अपना त्यागपत्र किसको संबोधित करते हैं। तो भारत के राष्ट्रपति जो अपना त्यागपत्र है ना, वो उपराष्ट्रपति को संबोधित करते हैं। किसको संबोधित करते हैं, उपराष्ट्रपति को करते हैं। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है ना। राष्ट्रपति जो है अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को संबोधित करते हैं, ठीक है ना। अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं कि 16वां क्वेश्चन जो आपको दिया गया है कि हैजा रोग कौन सा। हैजा रोग, यहाँ पर देखिए, हैजा रोग से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है। हैजा रोग जो होता है ना, एक बीमारी होती है, एक रोग होता है हैजा रोग, उससे शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है। यहाँ पर आपके सामने 4 अंगों के नाम दिए गए, जैसे त्वचा है, आंत है, फेफड़े हैं और हृदय है। तो हैजा रोग में जो है वो आंत जो है प्रभावित होती है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आंत, ठीक है ना। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर 17वां क्वेश्चन आपको दिया गया है कि मलेरिया की दवा कुनैन किस वृक्ष से प्राप्त की जाती है। ज़्यादातर परीक्षा में ये क्वेश्चन आता है, इसे भी आप अपना याद करके जरूर जाइएगा कि मलेरिया की दवा कुनैन किस वृक्ष से प्राप्त होती है। तो यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन जैसे कि दिए गए हैं। यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सिनकोना। सिनकोना वृक्ष से जो है वो मलेरिया की दवा कुनैन प्राप्त की जाती है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं, भारत का सिलिकॉन वैली, यहाँ पर दिया गया है सिलिकॉन वैली कहाँ स्थित है। भारत का सिलिकॉन वैली कहाँ पर स्थित है, चेन्नई, बेंगलुरु, नोएडा या मोहाली। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बेंगलुरु। क्या बेंगलुरु हो जाएगा, क्योंकि भारत का सिलिकॉन वैली है ना, वो बेंगलुरु को कहा जाता है, या बेंगलुरु में स्थित है, कह सकते हैं, ठीक है ना। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 19वां क्वेश्चन आप देख सकते हैं कि गोबर गैस में मुख्यतः कौन सी गैस पाई जाती है या होती है, कह सकते हैं। जैसे कि गोबर गैस में अन्य गैसें भी होती हैं, बहुत सारी, या कह सकते हैं अतिरिक्त भी गैसें होती हैं, बहुत सी गैसें होती हैं, बट गोबर गैस में जो मुख्यतः पूछी गई है, यहाँ पर मुख्यतः कौन सी गैस होती है, गोबर गैस में मुख्यतः कौन सी गैस होती है। तो यहाँ पर आपके सामने 4 ऑप्शन दिए हैं, मीथेन, क्लोरीन, हीलियम, नाइट्रोजन। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मीथेन। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मीथेन, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन यहाँ पर 20वां क्वेश्चन देखते हैं कि राज्यसभा सदस्यता के लिए न्यूनतम आयु कितनी है। राज्यसभा सदस्यता मतलब यहाँ पर कहने का तात्पर्य यह है कि जो संसद होती है ना, संसद, उसमें क्या क्या होता है, उसमें एक राज्यसभा होती है, एक लोकसभा होती है, एक प्रेसिडेंट मतलब एक राष्ट्रपति होता है, ठीक है ना। एक राज्यसभा होती है, एक लोकसभा होती है, एक प्रेसिडेंट यानी कि राष्ट्रपति होता है, ठीक है। तो जो राज्यसभा होती है, ये राज्यसभा जो आपको दिख रही होगी, ये राज्यसभा, इसको आप देख सकते हैं, ये राज्यसभा जो दिख रही है, इसमें जो है सदस्य बनने के लिए, इस राज्यसभा में सदस्य बनने के लिए जो है न्यूनतम मतलब सबसे कम आयु कितनी होनी चाहिए। राज्यसभा सदस्यता मतलब राज्यसभा के सदस्य बनने के लिए न्यूनतम मतलब सबसे कम जो आयु है, मतलब मिनिमम कितनी आयु होनी चाहिए। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी,
30 वर्ष, क्या हो जाएगा 30 वर्ष, ठीक है ना। तो राज्यसभा सदस्यता के लिए न्यूनतम आयु कितनी होगी, तो 30 वर्ष आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगर यहीं पर हम लोकसभा की बात करें, लोकसभा का सदस्य बनने के लिए कितनी आयु होनी चाहिए न्यूनतम, तो यहाँ पर हो जाएगा कितना, 25 वर्ष। कितना हो जाएगा भाई, 25 वर्ष हो जाएगा, ठीक है ना। लोकसभा के लिए जो है लोकसभा सदस्यता के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष और राज्यसभा सदस्यता के लिए न्यूनतम आयु 30 वर्ष होनी चाहिए, ठीक है। अगर यहीं पर हम बात करें कि राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए, राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने के लिए, या राष्ट्रपति की जो जो होता है राष्ट्रपति बनने के लिए कितनी आयु होनी चाहिए, तो राष्ट्रपति यानी प्रेसिडेंट बनने के लिए न्यूनतम आयु जो है वो 35 वर्ष होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए, 35 वर्ष होनी चाहिए, ठीक है ना। तो आपकी ये क्लास यहीं पर समाप्त होती है।